हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं की एक्सरसाइज नंबर 2 वास्तविक संख्या इस पे चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्या पहले होती क्या है वो देख लेते हैं। वास्तविक संख्या का अर्थ है कि हम जो भी संख्या सोचते हैं, हमारे जहन में आती है, वो सारी की सारी वास्तविक है, और जिसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं वो काल्पनिक होगी। तो सीधी सी बात, हम अगर मैं कल्पना की बात करूं, कल्पना में जो केवल और केवल कल्पना मात्र हो, अगर इस रूप में कोई संख्या है, तो यदि हमारा यहां से q 0 हो जाता है, यानी कोई संख्या है उसके अंदर मैं 0 का भाग लगा रहा हूं, इन्फिनिट, तो ये इस प्रकार की जो संख्या है वो कल्पना मात्र होगी। इन्फिनिट, ये अनंत है, तो अनंत हमें कोई रियल में थोड़ी पता है कि इतना होता है या इतना होता है, ये क्या है, कल्पना मात्र ही तो है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं होती है वो कल्पना की होगी, तो कल्पना की होगी, वो हमारी वास्तविक संख्या में नहीं आएगी। और इसी प्रकार से यदि ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में है, इस प्रकार से वो सारी की सारी क्या है, कल्पना मात्र है। ये जो संख्याएं बन जाती है वो इस प्रकार से आयोटा वाली जो संख्याएं होती है वो आगे आएगा। अभी आपके सिर्फ इतना देखो, इसमें वो संख्याएं सारी की सारी क्या हो जाती है, कल्पना मात्र होगी। और जो वास्तविक संख्या है जिसमें प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या, और जो पूर्णांक है, जो परिमेय संख्या वगैरह है, अप्रिमेय संख्या है, वो सारी की सारी जैसे 0, 1, 2.1, 2.13, ये जो बट्टा वाली संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से इस पे चर्चा कर चुके हैं। वो पी बटा क्यू वाली जो परिमेय संख्या है उस पे आप चर्चा कर ही चुके हैं। इसमें हम थोड़ी बहुत अपरिमेय संख्याओं पर भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, और इन वाले स्टेप में अगर बात कर लें तो ये हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगी, ये कल्पना मात्र होती है। तो आगे इसमें हमारा एक परिमिका है, यूक्लिड विभाजन परिमिका, जिसे ग्रीक के विज्ञान एक गणितज्ञ हैं यूक्लिड, उनके द्वारा एक विभाजन सिद्धांत है, उसके बेस पे ये दी गई है। मैं बताता हूं आपको। इसमें अगर मैं संख्या की बात करूं, मतलब हम कहें कि कोई संख्या है b, उसमें मैं भाग लगा रहा हूं a का, तो हमारा कोई ना कोई भागफल आएगा c। तो जो b के अंदर अगर मैं a का भाग लगा रहा हूं, जहां हमारा b के a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मैं b के अंदर a का भाग लगा रहा हूं इस प्रकार से, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मैं प्लस का और माइनस का एक भाग लगा सकता हूं b के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 मैं नहीं लगाऊंगा, ये पता है। और जो b और c है वो कोई भी पूर्णांक हमारे, या कोई संख्या है जो रियल में, वो आ जाएगा। जैसे कि 5 के अंदर है तो -1 का लगा सकते हैं, तो -5। इस प्रकार से जैसे कि मैं 10 के अंदर 2 का लगाऊं, 5 आया। उसी प्रकार से 15 में 2 का लगाऊं, लगा सकता हूँ, बट्टे में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, शेषफल हमारा 1 रह जाएगा। इसी प्रकार ये कुछ बातें इसमें कही गई है, और फिर इसके बाद में हमसे कथन के ऊपर चर्चा की गई है, जो यूक्लिड विभाजन परिमिका है। तो इसमें कथन कुछ इस प्रकार से है, a बराबर b q प्लस r, और हमारा इसमें a हमारा भाज्य, b हमारा भाजक, q हमारा भागफल और r हमारा शेषफल। तो इसमें r के ऊपर चर्चा की कि r है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और यहाँ तक b तक होता है। कहने का मतलब है जो शेषफल होगा वो 0 हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके भाग दे रहे हैं जो भाजक है
उससे बड़ा नहीं हो सकता, उसके छोटा ही होगा, ना ही उसमें बराबर हो सकता है। जैसे कि अगर मैं 21 के अंदर भाग लगा रहा हूँ 2 का, तो 10, 20, 1 सीधा लगा रहा हूँ एक बार, एक हमारा है शेषफल। तो शेषफल हमारा देखो 1 हो सकता है यहाँ से। अगर मैं बात करूं 0 भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर दूं तो ये हमारा 0 आ जाएगा, 0 हो सकता है। लेकिन ये 2 हो सकता है क्या? 2 तब कब होगा? मान लो अगर मैं 22 कर दूं, ये 20 कर दूं, यहाँ से 2, तो 22 किया हुआ है तो पहले 20 थोड़ी ना आएगा यहाँ से, वो पहले सीधा ही क्या हो जाएगा 11, तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब है जो हमारा शेषफल है, ये 0 हो सकता है। इसमें भी बात करें तो 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा क्या है, भाजक के बराबर कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस कथन में कहा गया है, इस प्रकार से ये कोई एक पूर्णांक हो जाए, कोई संख्या हो जाएगी इस प्रकार से, और हमारा जो शेषफल है जो 0 से बड़ा या बराबर, परंतु b जो कि भाजक होगा उससे छोटा, इस प्रकार से ये कथन कहा गया है। इसमें ये जो बात है उस पर आप गौर रखना। इस पर अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल भी दूं, तो 3 का भाग लगाए हम 21 में तो 7, 0 आ गया। अगर मैं 3 का भाग 22 में लगाऊं तो 7, 21, ये 1 आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं 23 के अंदर 3 का भाग लगाऊं तो 7, 21 और 2 आ गया। परंतु अगर 23 से बड़ा 24 लगाऊं, अगर मैं 23 रहने तो 24 में लगाऊं, तो 24 में 3 का लगाऊंगा तो सीधा ही 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, तो वो 0 ही आएगा आगे। तो इस प्रकार से 0, 1, 2, 3 नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 0, 1 और 2 इस प्रकार ही चलेगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये कथन है। यहां से अगर बात करें Q की, Q पर, तो हमारा Q भागफल है, भागफल कुछ भी आ सकता है। ये 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये कुछ कंडीशन में। जैसे 5 के अंदर भाग लगा रहे हैं 7 का, तो भाग नहीं जाएगा, तो 0, ये 0 आ गया। 5, तो हमारा 5 क्या है, शेषफल है। मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं 7 को कि 5 गुणा में 0 प्लस 5 लिख सकते, 5 के लगाया है कि 5 बराबर 7 गुणा में 0 प्लस 5, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो Q है वो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से B ये जो है ये हमारा 0 नहीं हो सकता। इस बात का आप ध्यान रखना है कि B है वो 0 नहीं होगा, Q हो सकता है कोई कंडीशन के अंदर, हमारा G है जो Q है वो 0 हो सकता है, पर B हमारा कभी भी 0 नहीं हो, क्यों, वो वास्तविक में नहीं आएगा फिर। ठीक है, इसी के बेस पे कुछ आपको उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरण पे हम चर्चा कर लेते हैं, जिसके आपको इस जो परिमिका है वो और अधिक समझ में आएगी। मैं आपको 3 इसके उदाहरण दिए गए हैं, इसके बेस पे वो तीनों करवा देता हूं, जिसके आपको और समझ में आ जाएगा। इसमें कहा गया है पहले नंबर एग्जांपल में कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2 इन रूपों में लिखा जा सकता है। तो यहां से Q कोई पूर्णांक होगा, और इसने ये कहा है कि कोई अगर धनात्मक पूर्णांक है उसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। तो जो हमारी विभाजन पर जो यूक्लिड विभाजन परिमिका है उसमें क्या कहा था हमने, a बराबर BQ प्लस R कहा था। तो हम इस a को, ये कोई संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक ये वाली, इसे हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, और फिर हम बताएंगे कि a का मान ये और ये हो सकता है।
अगर ये हो सकता है तो हमारा बता देंगे इस प्रश्न के अनुसार कि ये मान लिख सकते हैं इसे। तो a बराबर, अब मैं b का मान यदि मैं 3 रखूं, 0 नहीं लेना मुझे, बाकी कुछ रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 3 रखता हूं यहां से, तो 3 यहां से q और प्लस r पे हमने चर्चा की थी, r कुछ इस प्रकार से होगा। अगर r इस प्रकार से होगा तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, यहां से 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 से छोटा है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। तो इस प्रकार से r के ये 3 मान हो सकते हैं। तो r के पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2 और फिर यहां से आगे a के मान देखेंगे। तो a का मान क्या आएगा, a का मान क्या था 3q प्लस r का मान पहले रख रहा हूं मैं 0, तो यहां से 0, तो a का मान क्या आ गया 3q आ गया, नहीं आ गया। उसी प्रकार से ये r का मान 0, अगर r का मान 1 रखें तो a का मान 3q प्लस r का मान क्या था 1। इस प्रकार से यदि मैं r का मान 2 रखूं तो a का मान 3q प्लस 2। तो ये हमारी जो a संख्या थी हमने मानी थी, वो इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाली कथन है। इस प्रकार से r का मान हमेशा ही इस फॉर्म में चलेगा। तो ये हमारे 3 मान आए, तो तीनों मानों को हमने इस प्रकार रखा, तो ये हमारा इस रूप में हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 है, और हमसे कहा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होगा और विषम 2q प्लस 1 के रूप में होगा। कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उससे बताएंगे अगर वो 2q के रूप में है तो सम, और विषम है तो 2q प्लस 1 के रूप में चलेगा, और हमारा q है वो कोई पूर्णांक हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक अब हम मानेंगे a, वही b q प्लस r, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें a को हम धनात्मक पूर्णांक ये हम मान लेते हैं, और इसे फिर हम क्या करेंगे बी क्यू प्लस आर, फिर इस फॉर्म में बताएंगे कि अगर ये 2q के रूप में सम होगा और 2q प्लस 1 में विषम, इस प्रकार पर चर्चा करेंगे। तो b का मान रख लेते हैं यहां से a, b का मान हमने लिया 2, जैसे हम 2 रखेंगे तो 2q प्लस r, हम जानते हैं r का मान इस फॉर्म में चलता है। अगर b का मान 2 है तो r का मान क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता, और 0 हो या 1, इस फॉर्म में चलेगा। अब अगर मैं 0 रखूं r का मान, तो a का मान क्या आएगा 2q, r का मान 2q, तो सॉरी a का मान 2q और प्लस r है, r हमारा 0 हो गया। तो ये कोई संख्या क्या है, q कहा गया है पूर्णांक है, q हमारा क्या है पूर्णांक। अगर कोई भी पूर्णांक में, ये कोई पूर्णांक है, अगर कोई भी पूर्णांक में 2 का गुणा है तो सम संख्या क्या कहती है, सम संख्या के अंदर 2 का फैक्टर होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग या 2 से वो पूरी पूरी विभाजित होती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम कहलाती है। अगर मैं इसमें 2 का भाग दूंगा तो कट जाएगा, हमारा भागफल आ रहा है, शेषफल यहाँ से 0 होगा, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 2 का, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, हमारी सम संख्या है। तो इसी प्रकार से अगर 2q है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सम बन गया, नहीं बन गया। इसी प्रकार से मैं r का मान रख रहा हूं 1, अगर मैं r का मान a रख रहा हूं 1, तो a बराबर क्या आएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। अगर कोई संख्या सम है, ये हमारी 2q क्या थी सम, सम संख्या के अंदर अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाती है, विषम बनेगी, नहीं बनेगी। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं, 1 जोड़ूं तो 3, ये क्या है विषम। अगर मैं 16 की बात करूं 1, 17 विषम है। कोई भी पूर्णांक आप लो, अगर वो सम है उसमें 1 ऐड करोगे तो वो विषम बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से 2q हमारा सम था, उसमें 1 ऐड किया गया है, तो ये हमारी संख्या क्या बन गई, विषम।
तो यही तो पूछा गया था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे 2q है वो सम होगा तो 2q विषम के रूप में 2q प्लस 1 के रूप में होगा, और q हमारा कोई भी पूर्णांक है तो हमें q को पूर्णांक कर दिया, 2 से गुणा है तो इसलिए वो सम, और सम से अगर एक जोड़ा गया तो हमारी क्या बन जाती है, विषम। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका वर्ग हमारा 3m या फिर 3m प्लस 1, इस फॉर्म में हमें चलाना है। तो हम चर्चा कर लेते हैं इस पे। इसने कहा है कि कोई धनात्मक है वो पूर्णांक है का जो वर्ग हम करेंगे वो इस फॉर्म में आएगा 3m या फिर 3m प्लस 1, इस फॉर्म में चलेगा। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कथन b का मान रखेंगे, b का मान मैंने 3 रख ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से 3 रखता हूं तो a बराबर क्या आएगा, bq प्लस r होगा, सॉरी b का मान तो 3 है, 3q प्लस r। r हमारा किस फॉर्म में चलेगा, इस प्रकार से r होता है। b हमारा कितना है 3, तो r का मान क्या, यहां से कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 दिया आएगा। अब हम r का मान 0 रख रहे हैं, अगर r का मान 0 रखते हैं तो a का मान क्या आएगा, 3q। अब हमसे कहा गया था ये तो थी धनात्मक पूर्णांक a, अब कहा गया था उसका वर्ग करें, तो वर्ग करते हैं a स्क्वायर तो 3q का स्क्वायर तो 3 का 9 q स्क्वायर, ये आ गया। अब इसने कहा है कि ये जो वर्ग है वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में चलता है, तो अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3 गुणा में 3q स्क्वायर, 9q स्क्वायर को 3 गुणा में 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ से 3, और ये जो 3q स्क्वायर है उसे मैं m मान लेता हूँ, तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ से m का मान 3q स्क्वायर, m कोई पूर्णांक हो जाएगा तो हमारा 3m जो a स्क्वायर कहा गया था पूर्णांक है वो 3m के रूप में होता है, हाँ 3m के रूप में हो गया। इसी प्रकार से 3m प्लस 1 के रूप में भी होता है, तो वो और देख लेते हैं। यहाँ से मैं r का मान 1, अगर मैं r का मान 1 रखता हूँ तो a बराबर 3q प्लस 1 इस फॉर्म में आएगा, 3q प्लस r था, r का मान 1। अब हमें क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग के लिए कहा गया तो वर्ग करेंगे, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर, a का मान है 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा 2 गुणा में a हमारा 3q है, गुणा में b हमारा 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो यहाँ से 9q स्क्वायर 6q प्लस 1 आ गया। अब इसमें मैं 3 कॉमन लेता हूँ, अगर मैं 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 3q और बाहर आ रहा है तो 3q ले लेते हैं, 3 यहाँ से q प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 3q बाहर आ गया, यहाँ से 3q रह गया, प्लस में 6q में से यहाँ से 2 रह गया, यहाँ से 3। अब मैं q गुणा में जो ये 3q प्लस 2 है उसे मैं m मान रहा हूँ, यहाँ से m प्लस 1, तो इस फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया ये, और यहाँ से m, यहाँ क्या रहेगा q 3q प्लस 2, ये हमारा m हो जाएगा जो कि कोई पूर्णांक होगा, क्योंकि q है। अगर मैं इस पर चर्चा करता हूँ जिसमें हमने m का मान 1 तो माना था, यहाँ से 3q स्क्वायर, m q पे हमने चर्चा की, जो प्रश्न में दिया गया वो पूर्णांक था। अगर कोई पूर्णांक है आप उसका स्क्वायर करोगे पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक बनेगा वो। अब इसमें हम 3 का गुणा भी कर दें तो वो पूर्णांक ही तो रहेगा, तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। इसी प्रकार से दूसरे में हमने m का मान वो था q 3q प्लस 2, तो ये q है,
q के अंदर 3 का गुणा करूंगा तो वो q क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। पूर्णांक में अगर मैं 2 जोड़ भी दूं वो क्या आएगा, पूर्णांक ही होगा। और फिर पूर्णांक में अगर मैं पूर्णांक का गुणा करूंगा तो वो एक पूर्णांक ही तो होगा नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये एक पूर्णांक हो गया। और जो पूर्णांक का हमने ये जो a माना था उसका वर्ग 3m और 3m + 1 इन दोनों रूपों में आ गया, ये हमसे कहा गया था। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कंप्लीट है। इसके आगे है हमारी जो एचसीएफ निकालने की एक विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले, इस पे हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। अब हमसे ये विभाजन प्रमेय पर कुछ जो एग्जाम्पल दिए गए थे वो हम देख चुके हैं, इसे आगे बढ़े हैं। तो हमसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है वो बताई गई है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है जिसमें से हम निकालेंगे एचसीएफ। पहले तो मैं बात कर देता हूं एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसी संख्या कहने का मतलब ये थोड़ा और बताता हूं डिटेल से, मतलब दो संख्याएं दी गई है, कोई भी दो संख्या है, उसका यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो ये क्या है, तो एक ऐसी संख्या होगी और सबसे बड़ी होगी। वह क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। कहने का मतलब है कि एचसीएफ सबसे बड़ी ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों में विभाजित हो जाएगी, विभाजित करेगी। अब मैं यहां से 10 और 5 ले लेता हूं एक बार। तो मुझे यदि एचसीएफ निकालना है तो मैं यहां से सीधा लिख देता हूं, आगे हम बात करेंगे कैसे आता है 5। तो 5 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी एक ऐसी संख्या है जिस 10 को भी विभाजित करती है और 5 को भी विभाजित करती है। तो 10 के अंदर 5 का भाग जाता है और 5 के अंदर भी 5 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से एचसीएफ एक ऐसी संख्या हो जाती है जिसमें आप इन दोनों संख्याओं के अंदर इस संख्या का भाग दे सकते हैं। तो ये किस प्रकार से, इस विधि से किस प्रकार से निकलती है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। दो संख्याएं लेते हैं सबसे पहले हम, जिसका हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं। यहां से 51 और 17 ले लेते हैं। 17 छोड़ो, यहां से आ जाएगा सीधा ये 26 और यहां से 13। तो इन दोनों संख्याओं का यदि एचसीएफ हमें निकालना है तो सबसे पहले हम ये करेंगे, भाषा के अंदर बाद में जाएंगे किस प्रकार से क्या कह रही है। अभी हम सिंपल तरीके से इसको समझ लेते हैं एक बार। 26 है, 26 के अंदर कहने का मतलब है दो संख्याएं होगी, तो एक छोटी और एक बड़ी तो होगी ही होगी, या तो ये छोटी हो जाएगी या ये होगी। तो हमें सबसे बड़ी संख्या को भाज्य बनाना है और जो सबसे छोटी संख्या, मतलब कहने का दोनों में से जो बड़ी है वो उसको अंदर लेना है, कहने का भाज्य बनाना है, और 13 हमारी छोटी है तो भाजक बनाना है। अब इसके अंदर इसका भाग लगाना है। तो 13 को 2 से 26, ये 0। जैसे ही इसका मान 0 आता है तो जिस संख्या का हमने भाग लगाया है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसमें सीधे से मैं आपको एग्जाम्पल पे ले चलता हूं पहले, जिससे आपको अधिक समझ में आएगा, और उसके बाद हम इसकी जो लैंग्वेज है उस तरीके से बात करेंगे। पहले मैं आपको इस प्रकार से सिंपल तरीके से बताता हूं। तो 81 और
237 दिया गया है। तो 237 बड़ी संख्या है और 81 छोटी संख्या है, तो उसी प्रकार से 237 भाज्य बन जाएगी और 81 भाजक। अब 81 के अंदर 237 का, इस 81 का 237 में भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 162, 5, 7। अब मैं यदि बात करूं तो ये 85 है, ये 0 नहीं है। यदि यहां 0 नहीं है तो फिर ये HCF नहीं होगा। यदि ये HCF नहीं है तो इस जो संख्या का है, जो B हमारा चलता है जिसमें हम भाग रहे हैं भाजक, उसको भाज्य बना देंगे। समझ रहे हो? अगर यह शेषफल 0 नहीं बनता तो इससे पहले का जो भाजक है जिसका हम भाग लगा रहे हैं उसे हम भाज्य बना देंगे। ठीक है, अब हम 75 का भाग 81 में देंगे, तो एक बार 75 और ये हमारा 6। तो हम देख रहे हैं कि 75 का 1 के अंदर भाग गया, 75 शेषफल आ गया 6, तो ये भी 0 नहीं है। यदि यह भी 0 नहीं है तो इससे पहले का जो भाजक है 75 था जिसका हमने भाग दिया, उसे हम क्या कर देंगे? या भाज्य बना देंगे। तो 75 यहां से क्या बन गया? भाज्य बन गया। अब हम 6 का भाग देंगे 75 में, 12 सीधा लिख रहा हूं मैं, 12 बार 72 और हमारा 3। अब हमारा 3 भी शेषफल है और ये भी 0 नहीं है। यदि ये भी 0 नहीं है तो हम इस वाले 6 को, ये जो 6 है जो इससे ऊपर वाला भाज्य था, भाजक था इससे पहले, अब इसको हम 6 यहां ले आएंगे, भाज्य बना देंगे आगे। तो यहां से अगर 3 का भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा। अब हमारा 0 आ गया। यदि ये 0 आ गया ना तो ये इससे जो पहले है जो 3 है, जो कि यहां से क्या है? भाजक, ये हमारा क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। इस प्रकार से ये विधि काम करती है। जैसे शेषफल होगा, शेषफल यदि 0 नहीं है तो उसे जो पहले का, जैसे 75 था, शेषफल 75 है वो शेषफल था, ये हमारा 0 नहीं है, तो इससे पहले जिसका हमने भाग दिया है, कहने का मतलब जो भाजक था इससे पहले, इसी क्रम में 81 क्या था? भाजक था, तो भाजक को आगे वाले स्टेप में क्या बना देंगे? हम भाज्य बना देंगे। इसी प्रकार से ये क्रम चलता जाएगा जब तक 0 ना आ जाए, शेषफल क्या ना आ जाए? 0। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो उस वाले भाग के अंदर जो भाजक होता है, ये 3 हमारा भाजक था, वो हमारा क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको ये थोड़ा भाषा के रूप में भी लिख देता हूं इसको, तो ये हमारा गोरिथम आपको समझ में आ जाएगा। ये था 81 और 237। तो 237 था। पहले बात तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पढ़ी, वो क्या थी? A बराबर BQ प्लस R थी। A हमारा था भाज्य, B भाजक, Q हमारा था भागफल और R हमारा था शेषफल। तो यहां से बड़ा होगा वो A बनाना है, कहने का मतलब भाज्य, तो 237 बना दिया। B हमारा भाजक 81। अब आता है हमारा Q हमारा भागफल। वहां से अगर देखोगे 2 गुणा 2 प्लस R शेषफल हमारा कितना है? 75। यदि ये 0 नहीं बनता, जैसे कि ये 0 नहीं बना, तो इसको फिर हम क्या करेंगे? इस प्रकार से भाजक बना देंगे। तो अब हमारा ये भाजक बन जाएगा और जो 81 है जो भाजक था वो हमारा भाज्य बनेगा। तो अब 81 को हम क्या बना देंगे? भाज्य। 75 हमारा बन जाएगा भाजक। अब हम इसके अंदर भाग देंगे, तो 75 का 1 से भाग देंगे, ये हमारा क्या है? भागफल इसके अंदर, प्लस में शेषफल हमारा कितना रहा था? 6। उसी प्रकार से अब यहाँ 75 ट्रांसफर ये क्या था? भाजक। भाजक को क्या बनाए? सॉरी, ये भाज्य था, भागफल इसके अंदर तो ये था भाजक, और यहां फिर ट्रांसफर करने के बाद क्या बनाएंगे? इसको भाज्य। अब 75 है, ये जो शेषफल है 6, इसको क्या बनाएंगे अपन?
भाजक, जिसका भाग देते हैं वो भाजक। अब ये 6 आ गया, 6 को कहां से 12 से, 12 6 72 और ये 3, तो 3 हमारा शेषफल है, 0 नहीं बना तो इसके बाद फिर ट्रांसफर होगा 6 3 और यहां से 2 का गुणा करेंगे 6 प्लस में 0। अब हमारा r क्या आ गया 0 आ गया। जैसे ही हमारा r 0 बनता है, 0 बनेगा जिसका हमने भाग लगाया है भाजक, वो हमारा 3 क्या बन जाएगा HCF। ठीक है, अगर मैं a और b के उसके फॉर्म में लिखूं जैसा कि कथन के रूप में है, तो इस प्रकार से ABQ प्लस R, इसके अंदर यदि हमारा R 0 बन जाएगा तो B क्या बन, B हमारा HCF होगा। यदि R हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे ही R 0 नहीं रहता तो हमारा यही क्रम आगे चलता है। तो यहां से B, ये हमारा भाजक है, क्या बनाएंगे भाज्य बनाएंगे, और जो शेषफल R था जो कि 0 नहीं था उसे हम क्या करेंगे भाजक, यहां से R इसके अंदर भाग देंगे। अब हमारा कुछ ना कुछ इसका भागफल आएगा, ये हमने मान लिया Q1, और शेषफल यदि हम मान लेते R1, यदि शेषफल R1 0 हो जाता है तब तो जिसमें हम R भाजक था तो R क्या बन जाएगा HCF। जैसे कि इसमें है ये हमारा ABQ प्लस ये था 237, A का मान है, A हमारा 237 है, B हमारा 81 है, Q का मान 2 है और R का मान 75 है। तो इसी प्रकार से यदि अगर R 0 बन जाता, मतलब कहने का मतलब अगर 75 के स्थान पर 0 आता तो हमारा 81 क्या बन जाता HCF बन जाता, लेकिन नहीं आया तो आगे चलेंगे तो देखो B हमारा था 81 को आगे लेंगे, जैसे ये B है 81 को यहाँ पर बनाया भाज्य, और फिर जिस 75 शेषफल था, शेषफल आगे यहाँ भाजक R आ गया, गुणा में कोई भी मान आएगा वो हमारा Q1 मान लिया और शेषफल R1। यहाँ से भी 6 आया है, कहने का मतलब अगर 0 होता तो ये 75 बन जाता हमारा HCF, नहीं आया तो क्या करेंगे, यदि R1 0 नहीं आया तो फिर इसे आगे जैसे 75 को आगे लिया उसी प्रकार से R बराबर क्या लिख देंगे हम R1 यहां से गुणा में Q2 प्लस R2, इस प्रकार से जैसे कि यहां से किया है। जैसे R1 6 था, 6 को भाग दिया 6 का 75 के अंदर, जो कि R यहां से है, R बराबर रख दिया, R1 के स्थान पर हमारा 6 है, गुणा में 12 आया वो Q2 बन जाएगा और प्लस में 3 है वो R2। अभी भी 3 0 नहीं आया इस क्रम में, तो R2 हमारा क्या नहीं है 0 नहीं है, तो फिर इसी क्रम में R1 बराबर R2 गुणा में Q3 प्लस R3। अब हमारा 0 आया तो R3 0 आ गया, तो ये जो R2 है 3 वो हमारा क्या बन जाएगा HCF। तो इस प्रकार से ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा शेषफल 0 न आ जाए। तो इसी क्रम में आपको मैंने एग्जांपल नंबर 1 बता दिया है, लिखना इस प्रकार से दोनों स्टेप, भाग वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें 2 और 3 उदाहरण दिए गए हैं, वो आप इसको स्वयं करना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं यहां से। इसमें एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे मार्च कर रहा है। उन दोनों समूहों को एक समान वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहने का मतलब है 616 अलग चल रहे हैं, 200 ये जो 32 है वो अलग चल रहे हैं। अब सेना है तो कुछ इस प्रकार से ही होंगी, तो इन दोनों में जो समान स्तंभ होंगे, कहने का मतलब ये मान लो ऐसे चलते हुए ये जो समान स्तंभ होंगे वो निकालने हैं हमें। समान स्तंभ ये HCF होता क्या है, HCF एक ऐसी संख्या ही तो होती है जो दो संख्याएं, जैसे कि 81 और 237 है तो ये 3 आया है HCF, तो 3 एक ऐसी संख्या ही जो है वो 81 में भी है और 237 में भी है। कहने का मतलब भाग दिया गया है,
जैसे छोटे रूप में बात करूं तो 10 और 15, इसका एचसीएफ आता है 5। तो 10 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, 15 को इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो ये जो 5 है वो दोनों में ही तो है, तो एक ऐसा ही तो मान होता है जो इस संख्या में भी हो और इस संख्या में भी हो। तो उसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं को कॉमन लेना है, मतलब क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 616 और 32 का इसी प्रकार से आपको निकालना है। 616 बड़ा मान है, अंदर लेंगे, 32 का भाग। ये तब तक क्रम आगे चलता जाए तब तक क्या नहीं आ जाए, शेषफल 0। इसी प्रकार से एक और है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है दोस्त जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आना चाहिए। अब इसने ये कहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो भाग देने पर शेषफल क्या दे, 5 दे। तो हमें शेषफल 5 रखना है और इस संख्या में भाग दे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पहले ही शेषफल को माइनस कर देंगे। तो यहां से 240 और यहां से 53 में से 5 48। तो 240 और 2048 उन दोनों का यदि हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो एचसीएफ आएगा वो इसमें पूरा पूरा भाग देगा, उसमें भी पूरा पूरा भाग देगा, शेषफल क्या देगा, 0 देगा। और ये जो हमने 5 निकाल दिया है, तो हमारा जो 5 निकाला है वो तो 240 में नहीं है। अगर 245 पर बात करेंगे तो उसमें +5 होगा, तो +5 होगा तो शेषफल ऑटोमेटिकली +5 रहेगा, नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से 2053 में भी +5 रहेगा। तो हमने पहले ही इसको शेषफल को माइनस कर दिया, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेंगे ताकि हर कंडीशन के अंदर आपको शेषफल 5 मिल जाए। अगर हम यहां से निकालेंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा, जो कि इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो इसलिए हमें पहले ही -5 कर देना है इन दोनों संख्याओं में और उन दोनों संख्याओं का फिर एचसीएफ निकालना है। ये यहाँ पर 2048 भाग दे देंगे 240। इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था उसी प्रकार से इसे आगे बढ़ा के हुए एचसीएफ निकालेंगे। तो जो एचसीएफ आएगा उसका फिर इस कंडीशन में बताएंगे कि इसका एचसीएफ का 245 में भाग देंगे तो +5 आता है और 2053 में भी भाग देने पर +5 से शेषफल के रूप में आएगा। तो ये हमारे दोनों कंडीशन होगी। एक तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया बता दी और इस एल्गोरिथम विधि है जो कि एचसीएफ के रूप में काम आती है। अब ये दोनों हमने चर्चा कर ली। इसके बाद में एक्सरसाइज है 2.1, वो हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए दोनों पार्ट आप देख लेना और दोनों एग्जाम्पल आप स्वयं हल कर लेना। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो वो हमें बता देना। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।